विवेचना में आज किस तरह 1857 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 1857 में जब अंग्रेजों का दिल्ली पर फिर कब्जा हो गया तो कैप्टन विलियम हॉटसन करीब 100 सैनिकों के साथ बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ने शहर से बाहर निकले। जब हॉटसन ने हुमायूं के मकबरे का रुख किया तो उनके दल पर अभी भी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद विद्रोहियों में से किसी ने फायर नहीं किया। हॉटसन को जरूर इस बात की फिक्र थी कि पता नहीं हुमायूं के मकबरे पर मौजूद लोग उनके साथ कैसा सलूक करें, इसलिए उन्होंने अपने आप को पहले मकबरे के पास मौजूद खंडरों के बीच छिपा लिया। हाल ही में 1857 के विद्रोह पर किताब द सीज ऑफ दिल्ली लिखने वाले और इस समय लंदन में रह रहे अमरपाल सिंह बताते हैं। Who wasn't quite sure how he was going to be treated. And it was only when he got an absolute assurance from Hodgson. जफर नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या सलूक होने वाला है। हॉटसन ने मकबरे के मुख्य द्वार से महारानी जीनत महल से मिलने और बादशाह को आत्मसमर्पण के लिए तैयार करने के लिए अपने 2 नुमाइंदे मौलवी रजब अली और मिर्जा इलाही बख्श को भेजा। बादशाह जफर अभी तक हथियार डालने के बारे में मन नहीं बना पाए थे। 2 घंटों तक कुछ भी नहीं हुआ। हॉटसन सोचने लगे थे कि शायद उनके नुमाइंदों के मकबरे के अंदर हत्या कर दी गई है, लेकिन तभी हॉटसन के नुमाइंदे इस संदेश के साथ बाहर आए कि जफर सिर्फ हॉटसन के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे, और वो भी तब जब हॉटसन खुद जनरल आर्चडेल विल्सन द्वारा दिए गए वादे को उनके सामने दोहराएंगे कि उनके जीवन को बख्श दिया जाएगा। So very, very charged moments there. शुरू में जब अंग्रेज दिल्ली में घुसे तो बादशाह ने किले के अंदर अपने महल में ही रहने का फैसला किया। 16 सितंबर 1857 को खबर आई कि अंग्रेज सेना ने किले से कुछ 100 गज दूर विद्रोही ठिकाने पर कब्जा कर लिया है, और वो सिर्फ इसलिए किले में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में सैनिक नहीं हैं। 19 सितंबर को बादशाह ने अपने पूरे परिवार और अमले के साथ महल छोड़कर अजमेरी गेट के रास्ते पुराने किले जाने का फैसला किया। 20 सितंबर को अंग्रेजों को खुफिया सूत्रों से खबर मिली कि जफर पुराना किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए हैं। मैंने अमरपाल सिंह से पूछा कि एक तरफ तो अंग्रेज विद्रोहियों को बेरहमी से सरेआम फांसी पर चढ़ा रहे थे, लेकिन वो बादशाह की जिंदगी बख्शने के लिए तैयार थे। इसकी क्या वजह थी? Well, this is quite a complex issue, and in fact, the British were a little bit confused themselves as to what to do. As the during the end part of the. ये बहुत जटिल मुद्दा था। खुद अंग्रेजों को अंदाजा नहीं था कि जफर के साथ क्या किया जाए। अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि वो किसी ऐसे शख्स को मृत्युदंड दें जो 70 साल की उम्र पार कर चुका हो। एक तो बहादुर शाह बहुत बुजुर्ग थे और वो इस विद्रोह के सिर्फ नाम मात्र के नेता थे। दूसरे, अंग्रेज दिल्ली में दोबारा घुसने में सफल जरूर हो गए थे, लेकिन उत्तरी भारत के दूसरे हिस्सों में लड़ाई अभी भी जारी थी और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं डर था कि अगर बादशाह की जान ली गई तो विद्रोहियों की भावनाएं भड़क सकती हैं। इसलिए विल्सन इस बात पर राजी हो गए कि अगर बादशाह आत्मसमर्पण कर दें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। बहरहाल थोड़ी देर बाद हॉटसन ने देखा कि मिर्जा इलाही बख्श और मौलवी रजब अली के नेतृत्व में कुछ लोग हुमायूं के मकबरे से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब 12 Years of the Soldier's Life in India में एक प्रत्यक्षदर्शी ब्रिटिश अफसर द्वारा उनके भाई को लिखे पत्र के हवाले से लिखा। मकबरे से बाहर आने वालों में सबसे आगे थी महारानी जीनत महल। उसके बाद पालकी में बादशाह बहादुर शाह जफर चल रहे थे। हॉटसन ने आगे बढ़कर बादशाह से हथियार डालने के लिए कहा। जफर ने उनसे पूछा
क्या आप ही हॉटसन बहादुर हैं? क्या आप मुझसे किए गए वादे को मेरे सामने दोहराएंगे? कैप्टन हॉटसन ने जवाब दिया, जी हां, सरकार को आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर आपने हथियार डाल दिए तो आप जीनत महल और उनके बेटे के जीवन को बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं इसी जगह आपको कुत्ते की तरह गोली से उड़ा दूंगा। तब बुजुर्ग बादशाह ने अपने हथियार हॉटसन को सौंपे, जिसे उन्होंने अपने अर्दली को थमा दिया। शहर में घुसने के बाद बादशाह जफर को पहले बेगम समरू के घर में रखा गया। कैप्टन चार्ल्स ग्रिफिथ उन अफसरों में थे जिन्हें बहादुर शाह जफर की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब द नैरेटिव ऑफ द सीज ऑफ दिल्ली में लिखा, मुगल राजवंश का आखिरी प्रतिनिधि एक बरामदे में एक साधारण चारपाई पर बिछाए गए गद्दे पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। उनके रूप में कुछ भी भव्य नहीं था, सिवाय उनकी सफेद दाढ़ी के जो उनके कमरबंद तक पहुंच रही थी। मध्यम कद और 80 की उम्र पार कर चुके बादशाह सफेद रंग की पोशाक पहने हुए थे और उसी कपड़े की एक पगड़ी उनके सिर पर थी। उनके पीछे उनके 2 सेवक मोर के पंखों से बनाए गए पंखों से उन पर हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उनकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी। उनसे 3 फीट की दूरी पर एक दूसरी पलंग पर एक अंग्रेज अफसर बैठा हुआ था। उसके दोनों ओर संगीन लिए 2 अंग्रेज सैनिक खड़े हुए थे। अफसर को निर्देश थे कि अगर बादशाह को बचाने की कोशिश होती है तो वो अपने हाथों से बादशाह को वहीं गोली से उड़ा दे। उधर बादशाह को पकड़े जाने के एक दिन बाद 22 सितंबर तक जनरल आर्चडेल विल्सन ये तय नहीं कर पाए थे कि उस समय तक जीवित शहजादों का क्या किया जाए, जो अभी भी हुमायूं के मकबरे के अंदर मौजूद थे। इन शहजादों में शामिल थे विद्रोही सेना के प्रमुख मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र सुल्तान और मिर्जा मुगल के बेटे मिर्जा अबू बकर। जनरल विल्सन की सहमति से हॉटसन ने 100 सैनिकों का एक गिरफ्तारी दल बनाया, जिसमें उनकी मदद कर रहे थे लेफ्टिनेंट मैकडॉवल। ये पूरा दल घोड़ों पर धीरे धीरे चलते हुए हुमायूं के मकबरे के लिए रवाना हुआ। हॉटसन मकबरे से आधा मील पहले ही रुक गए। उन्होंने बादशाह के भतीजे और अपने मुख्य खुफिया अधिकारी रजब अली को इस संदेश के साथ शहजादों के पास भेजा कि वो बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दें, वरना परिणाम झेलने के लिए तैयार रहें। हॉटसन अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके नुमाइंदों को शहजादों को हथियार डालने के लिए मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद हॉटसन ने शहजादों को उन तक लाने के लिए 10 सैनिकों का एक दल भेजा। बाद में लेफ्टिनेंट मैकडॉवल ने लिखा, थोड़ी देर बाद तीनों शहजादे बैलों द्वारा खींचे जा रहे एक छोटे रथ पर सवार होकर बाहर आए। उनके दोनों तरफ 5-5 सैनिक चल रहे थे। उनके ठीक पीछे 2 से 3 हजार लोगों का हुजूम था। उन्हें देखते ही मैं और हॉटसन अपने सैनिकों को पीछे छोड़कर उनसे मिलने अपने घोड़ों पर आगे बढ़े। उन्होंने हॉटसन के सामने सिर झुकाया। हॉटसन ने भी सिर झुकाकर जवाब दिया और रथ चालकों से कहा कि वो आगे बढ़ते चले आए। उनके पीछे भीड़ ने भी आने की कोशिश की, लेकिन हॉटसन ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। मैंने अपने सैनिकों की तरफ इशारा किया और क्षण भर में उन्होंने भीड़ और रथ के बीच पोजीशन ले ली। बाद में हॉटसन और मैकडॉवल दोनों ने लिखा कि जब वो शहर की तरफ लौट रहे थे तो उन्हें खतरा महसूस हुआ। अमरपाल सिंह बताते हैं, Some of these princes were colonels of the regiments that were being used against the British, and they'd also taken part in various murders of Europeans, and
इनमें से कुछ शहजादे उन टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, बल्कि इस विद्रोह के सभी खास फैसले यही लोग ले रहे थे। हॉटसन का मानना था कि उनके अधिकतर सैनिक मुसलमान थे। उसे डर था कि वो उनके आदेशों का पालन करेंगे भी या नहीं। शायद उनसे मुगल शहजादे को मारने की उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही हो जाता। जब वो दिल्ली से 5 मील दूर थे, हॉटसन ने मैकडॉवल से पूछा, इन शहजादों का क्या किया जाए? मैकडॉवल ने जवाब दिया, मैं समझता हूं हमें उन्हें यहीं मार देना चाहिए। हॉटसन ने उन रथों को वहीं रोकने का आदेश दिया। हॉटसन ने उन तीनों शहजादों को रथ से उतरने और अपने बाहरी कपड़े उतारने के लिए कहा। कपड़े उतारने के बाद उन्हें फिर से रथ पर चढ़ा दिया गया। उनसे उनके जेवर, अंगूठियां, बाजूबंद और रत्नों से जड़ी तलवारें भी ले ली गईं। हॉटसन ने रथ के दोनों तरफ 5-5 सैनिक तैनात कर दिए। तभी हॉटसन अपने घोड़े से उतरे और अपनी कोल्ट रिवॉल्वर से हर शहजादे को 2-2 गोलियां मारी। उन सब की वहीं मौत हो गई। All three of them, one at a time, and by all accounts, the princes, had quite a stoic, sort of brave, attitude to things. बाद में मैकडॉवल ने लिखा, तब तक 4 बज चुके थे। हॉटसन इन शहजादों के शवों को रथ में रखे हुए शहर में घुसे। उन्हें एक सार्वजनिक जगह पर ले जाकर एक चबूतरे पर लिटा दिया गया ताकि आम लोग उनका हश्र देख सकें। उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, सिर्फ कुछ चीथड़ों से उनके गुप्तांगों को छिपा दिया गया था। उनके शव वहां पर 24 सितंबर तक पड़े रहे। 4 महीने पहले इसी जगह पर उन्होंने हमारी महिलाओं की हत्या की थी। 27 सितंबर को ब्रिगेडियर शावर्स को दल बल के साथ बाकी जिंदा बचे शहजादों को पकड़ने के लिए भेजा गया। उस दिन शावर्स ने 3 और शहजादों, मिर्जा बख्तावर शाह, मिर्जा मेंडू और मिर्जा जवान बख्त को हिरासत में लिया। अक्टूबर के शुरू में बादशाह के 2 और बेटों को पकड़कर गोली से उड़ा दिया गया। उन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों की सेना का नेतृत्व किया था और उन पर अंग्रेजों का कत्लेआम करने के आरोप थे। इस बीच एक अजीब सी घटना हुई। जब इन शहजादों को फायरिंग स्क्वाड द्वारा गोली मारी जा रही थी तो 60 राइफल के जवानों और कुछ गोरखा सैनिकों की गोलियां इन शहजादों को या तो लगी नहीं या सिर्फ उन्हें घायल भर कर पाई। लेकिन उसके बाद एक प्रोवोस्ट सार्जेंट ने इन शहजादों के सिर में गोली मारकर उनकी प्राण लीला समाप्त कर दी। लेकिन कर्नल E.L. ओमनी ने अपनी डायरी में लिखा कि गोरखा सैनिकों ने जानबूझकर शहजादों के शरीर के निचले हिस्से में गोली चलाई ताकि उन्हें और तकलीफ हो और वो दर्दनाक मौत मरे। उस समय उन्हें गंदे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी मौत का सामना बहादुरी से किया। लेकिन बहादुर शाह जफर के 2 बेटे मिर्जा अब्दुल्ला और मिर्जा क्वैश अंग्रेजों के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब हो गए। दिल्ली की मौखिक कहानियों को, जिन्हें उर्दू लेखक अर्श तैमूरी ने 20वीं सदी के आरंभ में अपनी किताब किलाए मुअल्ला की झलकियों में रिकॉर्ड किया था, में बताया गया था कि दोनों मुगल शहजादों को एक सिख रिसालदार की देखरेख में हुमायूं के मकबरे में रखा गया था। उस रिसालदार को इन शहजादों पर रहम आ गया। उसने उनसे पूछा कि तुम यहां क्यों खड़े हो? उन्होंने जवाब दिया कि साहिब ने हमें वहां खड़े होने के लिए कहा है। उस सिख ने उन्हें घूरते हुए कहा, अपनी जिंदगी पर रहम खाओ। जब वो अंग्रेज लौटेगा तो तुम्हें पक्का मार डालेगा। तुम जिस दिशा में भाग सकते हो भागो और सांस लेने के लिए भी न रुको। ये कहकर उस रिसालदार ने अपनी पीठ उनकी तरफ कर ली। दोनों शहजादे अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। बाद में मीर क्वैश किसी तरह फकीर के भेष में उदयपुर पहुंचने में सफल हो गए, जहां के महाराजा ने उन्हें संरक्षण देते हुए 2 रुपए रोज के वेतन पर अपने यहां रख लिया। हॉटसन ने क्वैश को ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसे
सफलता नहीं मिल सकी। बहादुर शाह जफर का दूसरा बेटा अब्दुल्ला भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा और उसने अत्यंत गरीबी में अपनी पूरी जिंदगी टोंक में बिताई। बहादुर शाह के बाकी बेटों को या तो फांसी दे दी गई या काला पानी में लंबी सजा काटने के लिए भेज दिया गया। कुछ शहजादों को आगरा, कानपुर और इलाहाबाद की जेलों में बहुत कठिन परिस्थितियों में रखा गया, जहां 2 वर्ष के भीतर ही इनमें से अधिकतर की मौत हो गई। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को न मारने के अपने वादे को पूरा किया। उन्हें दिल्ली से बहुत दूर बर्मा भेज दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 की सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।